यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 3 है ये, ठीक है, टेस्ट नंबर 3 है। तो इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं, आपका 1 से 54 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, पार्ट 1 में। पार्ट सेकंड में आपका 55 टू 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में को लेके ही यहाँ पर पूरा पेपर कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। 55 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संदर्भ में रक्तहीन क्रांति का संबंध किससे है? जो रक्तहीन क्रांति है उसका संबंध किससे है? देखो, जो रक्तहीन क्रांति है जिससे क्या है, भूदान आंदोलन या ग्रामदान के रूप में भी इसे जाना जाता था, ठीक है। 1950 के दशक में, इस 1950 के दशक में और 1960 के जो दशक था उसकी शुरुआत में, स्वतंत्रता के बाद भारत में महात्मा गांधी जो थे उनके एक प्रमुख अनुयायी विनोबा भावे जो थे, आचार्य विनोबा भावे, उनके द्वारा पर यह शुरू किया गया था। जो सामाजिक आंदोलन था उसके द्वारा शुरू किया गया था ये, ठीक है। तो हमारा यहाँ से बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 56 नंबर देखते हैं। 56 में कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दिया है, तो इसको देख लेते हैं। कथन 1 और कथन 2 में क्या है, देखो, जिसमें बोला है धात्विक खनिज, ठीक है। जो धात्विक खनिज है उसमें एक निश्चित संरचना में धातुओं का एक से अधिक रूप में होना, ठीक है, एक से अधिक रूप में होते हैं। दूसरा है अभ्रक एक धात्विक खनिज है। तो इनमें से कौन सा आपको बताना है कि कथन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो देखो, जो 56 यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है आपका, ये पहला स्टेटमेंट आपका जो बोल रहा है, धात्विक खनिज एक खनिज निश्चित संरचना के धातुओं के अधिक जो होते हैं, अधिक रूप होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपको बोला है कथन 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, दूसरा यहाँ पे जो कथन बोला है, दूसरा कथन आपका है अभ्रक एक धात्विक खनिज है, ये बोल रहा है यहाँ, राइट। तो दूसरा जो है स्टेटमेंट ये आपका यहाँ से गलत होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो जैसे क्या, देखो, आपका अभ्रक है, ठीक है, और आपका कुछ और भी खनिज रहते हैं, तो इसमें क्या ये आपके धात्विक तत्व नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या धात्विक तत्व इसमें नहीं होते, तो ये धात्विक खनिज नहीं होगा, सीधे से गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका, राइट। सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी जो आपकी बहुमूल्य धातु होती हैं ये अधिक धात्विक होती हैं, राइट। ये आपका अभ्रक नहीं होगा, तो यहाँ से दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला आपका सही होगा। तो सी यहाँ से इसका 56 का आंसर हो जाएगा। 57 नंबर, भारत में जूट वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जूट वस्त्र के बारे में आपको विचार करना है, क्या यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं, उस पहली जूट मिल वर्ष 1859 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी। पहला स्टेटमेंट है आपका ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो आपकी पहली जूट मिल थी 1859 में कोलकाता के पास रिसरा, ठीक है, रिसरा में स्थापित की गई थी। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, विभाजन के बाद अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है। तो क्या जो 1947 का विभाजन था उसके बाद जूट की जो जूट मिलें थी भारत में रही, लेकिन कुछ जूट उत्पादन क्षेत्र 1/4 हिस्सा बांग्लादेश के जो तत्कालीन अभी पाकिस्तान है उसमें चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवरण के अनुसार यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित विवरणों में विचार करना है। आपका घरेलू उपचार दिया है, एक सुंदर भू परिदृश्य दिया है, बॉक्साइट आपका एस दिया है, बुद्धिमत्ता दिया है, दोस्तों परिवार में जो इसने वो दिया है। इनमें से बोला है कितने संसाधन को माना, इसमें से कितने संसाधनों को माना जा सकता है, कितने संसाधन जिनको माना जा सकता है, ठीक है। तो संसाधन के रूप में माना जा सकता है। तो 58 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 58 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को क्या है हम अपने संसाधन के रूप में मान सकते हैं, ठीक है, ये सभी। 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनक, शैल, वर्षा, वनस्पति जीव, ऊंचाई, समय, ये बोला है इसमें से कितने कारक को, कितने मृदा के निर्माण के योगदान करते हैं। जो आपके कारक हैं ये सब दिए हैं, इसमें से कितने हैं जो मृदा के निर्माण में योगदान करते हैं, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो 59 का से आंसर हो जाएगा हमारा 59 का यहाँ से आंसर सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। डी इसका आंसर होगा 59 का सभी पाँचों। तो पाँचों इसके जो हमारे मृदा हैं उसके निर्माण में योगदान करेंगे पाँचों चीज़ें, राइट। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। मृदा संरक्षण विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर युग्म पर विचार करना। जो मृदा संरक्षण है उसकी विधि को लेकर, ठीक है। यहाँ पे पद दिया हुआ है और आपके यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है। यहाँ बोला मल्चिंग, ठीक है, जो मल्चिंग बोला है तो ये क्या है, इसको देखो थोड़ा मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखो मल्चिंग है, ये पौधों के बीच की जो अनावरित भूमि है जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से ढक दी जाती है, ठीक है। इससे क्या है, मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बोला है इसमें समुच्च रेखी रोधिकाएं, ठीक है। समुच्च रेखी रोधिकाएं ये क्या होती हैं, ये समुच्च रेखी जो रोधिकाएं होती हैं इनको बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो रोधिकाएं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्या है, सुमेल गलत हो जाएगा। ये बोला है कि चौड़ी सपाट गढ़ी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अंतर फसल क्या होता है, अंतर फसल देख लेते हैं। जो आपका अंतर फसल है ये आपका आता है जो
विभिन्न फसल हैं, ठीक है, विभिन्न फसल के एकांतर जो कतारें होती हैं उसमें ये उगाई जाती हैं, राइट। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ से ये वाला तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, पहला और तीसरा। तो केवल दो स्टेटमेंट, केवल दो का कहना है, ये नहीं कि केवल दो आपका ये स्टेटमेंट वाला, केवल दो का कहना है कि एक ये भी करेक्ट है और एक ये भी करेक्ट है, दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 60। दो करेक्ट है तो आपके एक और दो, ये केवल दो करेक्ट है यहाँ पर, केवल दो आपके एक और दो हो जाएंगे, ठीक है। अगर केवल एक होता तो यहाँ पे केवल एक होता, ठीक है, और सभी तीन होता तो आपके तीन होते, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं होता तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो केवल दो का मतलब यहाँ पर आपका हुआ, तो एक जो आपका ये और आपका ये आपसे गलत हो गया। स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक या कथन दो, कथन एक का खा कुछ भी बोल सकते हैं। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग, ठीक है, कुल जल लगभग 2.7% ही अलवड़ी जल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर ये होगा 61 का, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका सही, क्योंकि जो अलवड़ी जल है वो केवल 2.7% भाग पर ही है, तो ये पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पृथ्वी पर लगभग 70% अलवड़ी तथा अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों के हिमनद के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। तो जो 61 है यहाँ पर आपका ये भी जो स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट बोल रहा है, राइट। लेकिन देखो जो करेक्ट तो बोल रहा है, बट हमको आंसर क्या निकालना है, कि जो इसका सटीक आंसर होता है वो निकालना है, ठीक है। पृथ्वी पर लगभग इतना जल मौजूद है, इसके बारे में आगे बात बोलनी चाहिए थी कि यहाँ और जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है लगभग 70% आपका इसमें होगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ बतानी चाहिए थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उल्टा पूछ दिया है। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें पृथ्वी का लगभग 70% भाग अलवड़ीय है, ठीक है, जल अंटार्कटिका ये सब जगह दिखा दिया है। कुल मौजूद जल के बात यहाँ पर नहीं की है, इस मौजूद जल के बात करने के बाद कुछ और यहाँ पे बात इसकी करते, ठीक है, पृथ्वी पर। लेकिन उन्हें क्या है यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे दिया, तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत, मतलब क्या है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। स्टेटमेंट दोनों सही है बट इसकी सेकंड वाली व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आपका 61 का बी आंसर हो जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन यह क्या है, कथन एक की व्याख्या नहीं करता है, कथन दो, ठीक है। तो कथन दो आपकी इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि क्या इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है। 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारितंत्र पद का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो पारितंत्र जो आपका पद होता है, पारितंत्र व्याख्या करता है, सबसे अच्छा कौन सी व्याख्या करता है पारितंत्र शब्द को, ठीक है। तो 62 में देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो 62 का आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा बी। इनमें से जैव और अजैव दोनों शामिल होते हैं, जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर क्या है, निर्भर होते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से 62 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखो जो पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र आपका होता है जीव मंडल में जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से क्या जुड़े होते हैं, है ना, और एक दूसरे पर क्या निर्भर होते हैं। इस जीवन चक्र या इस जीवन प्रणाली होती है, इसकी पारिस्थितिक तंत्र के रूप में इसे जानते हैं, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला 63 नंबर देखते हैं। 63 क्वेश्चन है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय, जिसको सिटीज बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो सिटीज काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, तो आपको पढ़ लेना है कि 2024 में 24 को जो पेपर होना है प्रीलिम्स का, वो आपका यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, दोनों में क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेट पीसीएस के कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन ये वाला बन सकता है वहाँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ये, तो सिटीज इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट, सिटीज सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, जो वर्ष 1975 में क्या लागू हुआ था, जो 1975 में क्या लागू हुआ था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये हो गया। पहला स्टेटमेंट आपका जो बता रहा है यहाँ पर। सेकंड है, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और जो वनस्पति हैं उसके जो प्रतिरूप हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये बता रहा है। सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि जो वन्य जीव वनस्पति उनके जो प्रारूप हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, उनकी प्रजातियों को खतरा उत्पन्न ना हो। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। और जो पहला स्टेटमेंट बोला है, पहला स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो आपका सिटीज़ है ये 1963 का जो आयुष्मान विश्व संरक्षण था, विश्व संरक्षण जो संघ था, उसकी बैठक में अपनाया गया था प्रस्ताव, और ये 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन डीसी जो था है वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसमें 80 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में यहाँ पर इसको शामिल कर देगा। तो 1 जुलाई 1975 से ही क्या है, लागू भी हो गया था, ठीक है। तो दोनों बातें आपकी क्या है, एकदम यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। तो देखते हैं और भी ऊपर कोई लिखा है क्या इसमें। 63 के 2 स्टेटमेंट तो डिस्कस कर लिए। हाँ, तो इसमें पूछा इनमें से कौन सा सही है, तो मैंने दोनों डिस्कस कर लिए, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो आपका सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 64, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो ग्रेट लेक्स हैं उसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका में 5 गहरी मीठे पानी की झीलों का एक श्रृंखला है, ठीक है। दूसरा है, सुपीरियर झील ऊपर, ठीक है, सुपीरियर झील ऊपर की ओर ऊंचे स्थान पर स्थित है और सभी झीलों में सबसे बड़ी है।
राइट। तो देखो पहला दूसरा स्टेटमेंट है, इसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। तो पहला स्टेटमेंट बोला है ग्रेट लेक्स जो आपका है उत्तर पूर्वी अमेरिका में गहरे मीठे पानी की श्रृंखला है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है एकदम, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो आपका बोला है सेकंड स्टेटमेंट सुपरहिट झील इन 5 झीलों में सबसे बड़ी है, यह दूसरों की तुलना में ऊंचाई पर स्थित है, तो सेकंड बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इनमें से 4 झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। जो 4 झील बची हैं इसके अलावा वो क्या बोल रहा है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमा है उस पर ही स्थित है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जो मिशिगन झील को छोड़कर अन्य सभी झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा का प्रदान करती हैं या प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, जिसे वर्ष 1909 में सीमा जल संधि द्वारा यहाँ पर क्या स्थिर किया गया था, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा, तो सभी 3 आपके आंसर हो जाएंगे सी। अगला देखते हैं एक 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, भारत में वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों का वास्तविक वन आवरण में कोई वृद्धि किए बिना बढ़ाया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोला है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर आपका भारत में सरकार वन विकास और राजस्व रिकॉर्ड के लिए वास्तविक वन आवरण पर विचार करती है, तो इनमें से कौन सा सही है, इससे ये पूछा 65 नंबर में, ठीक है। देखो जो पहला स्टेटमेंट आपका है, राइट, पहला स्टेटमेंट है इस देखो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि इस प्रकार के वास्तविक जो हमारे वन आवरण होते हैं ये किसी भी वृद्धि के बिना इस श्रेणी में वृद्धि हो सकती है, तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि जो आपका वन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसे सरकार ने वन विकास के लिए चिन्हित किया है, रेखांकित किया है, ठीक है। और जो भू राजस्व रिकॉर्ड है उसके बाद की जो परिभाषा है उसके अनुरूप होती है, ठीक है। ये क्या उसके अनुरूप होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट करेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं, भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कॉफी उत्पादन उसके बारे में विचार करना है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत में ज़्यादातर रोबस्टा जो किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार काफ़ी मांग है। पहला स्टेटमेंट आपका ये हुआ 66 में, ठीक है। बल्कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत भी है यहाँ पर, राइट। देखो जो कॉफ़ी कहवा है ये उष्णकटिबंधीय एक रोपड़ फसल होती है, ठीक है। इसके बीज को भूनकर पीसकर पेय पदार्थ जो आपका बनाने के लिए यहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉफ़ी के 3 प्रकार होते हैं, अरेबिका, रोबस्टा और आपका लाइबेरिका, ठीक है। 3 आपके प्रकार होते हैं। भारत में ज़्यादातर बेहद गुणवत्ता वाली कॉफ़ी अरेबिका उगाई जाती है, राइट, रोबस्टा नहीं होती है, तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, देश में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 2/3 भाग, ठीक है, या 2/3 से अधिक, ठीक है, 2/3 से अधिक उत्पादन अकेले केरल में होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। कॉफ़ी की जो कृषि है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम घाट में ऊंचे क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है। देश में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 2/3 से अधिक उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है, ना कि केरला यहाँ बोला था, ठीक है। तो केरल गलत, दोनों गलत हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 66 का डी। 67 नंबर देखते हैं। 67 है कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। एंथ्रासाइट उच्चतम कैलोरी मान एवं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है जिससे 100% कार्बन सामग्री होती है। पहला स्टेटमेंट आपका 67 का ये बता रहा है यहाँ पर, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है भारत में अधिकांश कोयला निक्षेप दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी घाटियों के मध्य यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से एकदम करेक्ट है, सेकंड जो बात बोल रहा है करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है पीट कास्ट के कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है और इसका ऊष्मी मान कम होता है, ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट बोला इसका जो ऊष्मी मान है वो कम होता है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट बोला है ये आपका गलत होगा, क्योंकि जो आपका एंथ्रेसाइट है उच्चतम ऊष्मी मान और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है, ठीक है, सही बात है। इसमें 80 से 95% कार्बन सामग्री होती है, 100% कार्बन नहीं होती, 80 से 95 होती है, तो पहला से गलत हो जाएगा। 2-3 आपके करेक्ट होंगे, तो 2 यहाँ पे आंसर आपके सही हो जाएंगे, बी। 68 देखते हैं। भारत में पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नहावा सेवा, ठीक है, नावा सेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। पहला स्टेटमेंट आपका 68 का ये हो गया, ठीक है। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो उप पत्तन के रूप में विकसित किया गया भारत का सबसे बड़ा है। दूसरा यहाँ से मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन है और देश का सबसे बड़ा पत्तन है, ठीक है, पोर्ट जिसको बोलते हैं। तो सेकेंडरी स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। मुंबई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है और देश का सबसे बड़ा है, ठीक है। ये मध्य पूर्व देशों के समान मार्गों के समीप स्थित है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा जो कांडला पत्तन है खंबात की खाड़ी के मुहावने पर स्थित है, एक प्रमुख पत्तन है, ठीक है। तो तीसरा है वो भी स्टेटमेंट आपका क्या है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, ठीक है। तीसरा गलत होगा क्योंकि जो देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुंबई पत्तन पर दबाव कम करने के लिए क्या कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला पत्तन को एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। तो हमारा पहला क्या है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 करेक्ट है, तो 2 यहाँ से आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे, बी। 69 ना देखते हैं।
कृषि के संदर्भ में, ठीक है, कृषि के संदर्भ में बारबंदी, ठीक है, वारबंदी प्रणाली निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम वर्णन यहाँ पर करती है, ये आपको बता रहा है, मतलब किसको संदर्भित करती है, ये आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये संदर्भित करती है, ये एक जो निकास नहर है या निकास का मान क्षेत्र है, उसके जल के समान वितरण की एक प्रणाली होती है। तो बी यहाँ से क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 69 का बेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका बाराबंदी है या बारबंदी बोल सकते हैं, ये शब्द का अर्थ होता है मोड़, या मतलब बाहर जाना, मोड़ मतलब घुमाव से बाहर, ठीक है, जो बंद है उसको। बारबंदी एक निकास का मान क्षेत्र होता है जो किसानों के बीच एक समान जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र होता है, और फसल की आवश्यकताओं के अनुसार ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जल की आपूर्ति को नियमित या अपवर्तन की प्रणाली से सम्मिलित करता है। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW मतलब नेशनल जो आपका वाटरवेज है, एनवेज, ठीक है, संख्या 2 किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच स्थित है। जो नेशनल वाटरवेज आपका 2 है, किस नदी पर स्थित है और किन दो स्थानों के बीच स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका 70 का हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी और सध्या धुबरी, ठीक है। तो देखो आपका जो भारत में 14,500 किलोमीटर की जो नौगम्य जलमार्ग है, जो देश के परिवहन का लगभग 1% यहाँ पर क्या योगदान देता है, ठीक है। इसमें नदियां, नहरें, अपवाहित जल, खाड़ियाँ आदि यहाँ पर शामिल हैं। वर्तमान में 5685, ठीक है, 5685 किलोमीटर लंबी प्रमुख नदियाँ यंत्रीकृत सपाट तल वाले जहाज से क्या है नौगम्य है। तो हमारा क्या यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पवन ऊर्जा पूर्णतः प्रदूषण रहित ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है, राइट, पहला स्टेटमेंट बोला है, जो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट भी है, सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, अधिष्ठापित पवन ऊर्जा के मामले में भारत विश्व स्तर पर चीन और आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, और जर्मनी इसके बाद चौथा स्थान पर, ये भी बात एकदम करेक्ट है, राइट। क्योंकि देखो अधिष्ठापन जो आपका पवन ऊर्जा क्षमता है उसके मामले में अप्रैल 2023 में, ठीक है, उसमें 42.8 गीगावाट के साथ भारत विश्व स्तर पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर हो गया है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों करेक्ट हैं। 72 है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। महाद्वीपीय द्रव्यमान सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। महाद्वीपीय भूपर्पटीय सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है। तीसरा है क्रोड निकल और लोहे से निर्मित है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका सही है स्टेटमेंट, ये बताना है 72 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो 72 का देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका है, जो महाद्वीपीय द्रव्यमान सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित होता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोला है, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि महाद्वीपीय द्रव्यमान जो आपका है मुख्य खनिज आपका सिलिका और एल्यूमिना है, ठीक है, जिसे सियोल कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिना जिसे सियोल बोलते हैं, तो मैग्नीशियम यहाँ नहीं होगा, तो पहला आपका यहाँ से कट जाएगा। दूसरा महाद्वीपीय भूपर्पटीय सिलिका और एल्यूमिना से निर्मित है, ठीक है, जो कि भूपर्पटीय सिलिका और एल्यूमिना से निर्मित है। तो क्या सिलिका एल्यूमिना नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं सीमा, CMA, सिलिका आपका SI हो गया और MA आपका मैग्नीशियम हो, तो सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का ये भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ ये जो आपका तीसरा है क्रोड निकल और लोहे से निर्मित, तो जो तीसरा है सिर्फ तीसरा ही यहाँ पर करेक्ट होगा, 20 का आंसर हो जाएगा। 73 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल, पट्टितास जिसको नीस बोलते हैं, कोयला, चूना पत्थर, स्लेट, इनमें से कितनी चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है, कितनी चट्टानें अवसादी चट्टानें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखो इसमें कितनी चट्टानें अवसादी चट्टानें, देखो पहला यहाँ पर बोला है, देखो चट्टानें 3 प्रमुख प्रकार होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी और आपकी सेल जो कायांतरित सेल है वो, ठीक है, इस टाइप की चट्टानें होती हैं। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो पहला बोला है सेल, ठीक है, सेल आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सेल क्या है करेक्ट होगा। दूसरा बोल रहा है, दूसरा यहाँ से आपका बोल रहा है पट्टितास जिसको नीस बोलते हैं, ठीक है, पट्टितास नीस, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, कोयला, कोयला नहीं स्लेट, ठीक है, सेल, पट्टितास आपका स्लेट। तो 1, 2 और 5 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है, 1, 2, 5। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 5, 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ से हमारा बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी, ये 73 का 20 का करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखो 73 क्वेश्चन जो ये वाला है, एक बार आप जो सेल वाला चैप्टर है ज्योग्राफी का NCERT का, वहाँ से आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका आंसर कुछ डाउट लग रहा है। यहाँ पे आंसर इसका सेल, पट्टितास और आपका स्लेट 3 दिया हुआ है, मुझे चूना पत्थर भी लग रहा है। तो इसमें आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि इनमें से कुछ डाउट लग रहा है मुझे क्वेश्चन, ठीक है। तो 73 आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और अपना बुक से भी, ठीक है। अगला देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन 1 और कथन 2, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा
लगाया गया प्रबल गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा का कारण बनता है। पहला स्टेटमेंट आपका 74 का ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है? लघु ज्वार भाटा का निर्माण होता है। तो देखो जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोला, दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है तो सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के सागरीय विकर्षण पर विपरीत दिशाओं में आकर्षित होते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आता है, ना कि उच्च। यहाँ पर क्या बोला है? उच्च ज्वार आता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, निम्न ज्वार होता है, ठीक है। इसमें एक बार थोड़ा सा मिस हो गया। देखो जब सूर्य चंद्रमा बोला, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, ठीक है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी क्या है? एक ही सीध में होता है, तो लघु ज्वार का निर्माण होता है। ये चीज़ नहीं, जो लघु ज्वार होता है इसकी डेफिनेशन ये नहीं होती है। जो लघु ज्वार की में क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सूर्य चंद्रमा और के गुरुत्वाकर्षण के सागरीय जल के विकर्षण या उसकी विपरीत दिशाओं में आकर्षित होते हैं, तब क्या होता है? तब निम्न ज्वार होता है, और इन्हीं ज्वार को ज्वार भाटा लघु ज्वार भाटा कहते हैं, ना कि आपका चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका पूरा गलत हो जाएगा, राइट। जो पहला स्टेटमेंट बोला है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पृथ्वी सूर्य की सतह पर चंद्रमा द्वारा लगाया गया प्रबल गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा कहलाता है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने बताया वो उसकी डिफिनेशन होगी आपकी ज्वार भाटा की, लघु ज्वार भाटा की, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हैं, ये क्लास 7 की जो NCERT है, क्लास 7 की, वहाँ पर भी आपका पूरा सेम पूछा हुआ है, ठीक है। क्लास 7 की ज्योग्राफी में देखेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा ये, ठीक है। तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेंगुला धारा, फॉकलैंड धारा, ओयासीवो धारा, इनमें से बोला कितनी धाराएं जो हैं दक्षिण अटलांटिक जो महासागर है उसका भाग होती हैं, ठीक है। तो हमारा देखते हैं क्या है। जो बेंगुला धारा है, राइट, बेंगुला धारा ये आपके दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिम जो पवन है उसमें अपवाह की शाखा है, ठीक है। ये दक्षिण अटलांटिक जो महासागर उसमें बलेगा पूर्वी भाग होता है। ये निम्न लवणता और जो उन्नत क्षेत्र हैं उसकी उपस्थिति में क्या है? ये उत्कृष्ट क्षेत्र में होती है, ठीक है। और फॉकलैंड धारा क्या होती है? फॉकलैंड धारा आपकी होती है, ये जो आपके अंटार्कटिक पर जो परिध्रुवी धारा है उसकी एक शाखा होती है ये, ठीक है। ये हो गया। और क्या बचा आपका? ओयासीवो धारा, ठीक है। ओयासीवो धारा ये क्या है? ये आपकी हो जाएगी देखो, कुरिल या ओयासीवो धारा ये होती है एक उप आर्कटिक महासागर जो वामावर्त दिशा में प्रचलित होती है, ठीक है, या परिचालित होती है। ये आर्कटिक महासागर से निकलती है जो पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में जाकर दक्षिण में बहती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा 75 का जो आंसर होगा, केवल 2 आंसर होगा, मतलब जो केवल 2 धाराएं हैं वो यहाँ पर हैं जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के भाग हैं, ठीक है। जो आपको मैंने बताया, एक आपका ओयासीवो धारा और आपकी जो बेंगुला धारा मैंने बताई वो, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, तो 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ से सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 76 है पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो पर्णपाती वन है उसके बारे में विचार करना है। पहला है ये हिमालय के गिरिपात जो क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं। दूसरा है इस वन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम ये सब क्या है? शामिल होते हैं, ठीक है। तीसरा है देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजाति मुख्य रूप से इस वन के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ये कितने सही है यहाँ पर, ठीक है, 76 में। तो देखते हैं 76 में। देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है 76 का, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि ये हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में पाए जाते हैं, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इस वन के महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं साल, सागौन, पीपल, नीम ये सब शीशम ये सब शामिल है, ये भी दूसरा भी सही है आपका, राइट। जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजाति के कारण इसे पूर्वी भाग में पाया जाता है, ये गलत है आपका, ठीक है। ये होगा आपका देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजाति जो मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम भाग में पाई जाती है, ना कि पूर्वी भाग में। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, मतलब केवल 2 का मतलब एक ही है और आपका एक ही है, ठीक है, 2। अगला देखते हैं 76 का आपका हो गया 76 का बी करेक्ट हो गया। 77 है मनाकी अटलांटिक महासागर में सागर की सतह के नीचे स्थित पर्वत है, ठीक है, पहला। दूसरा है ऊंचाई की दृष्टि से यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा 77 में, ठीक है। तो देखते हैं 77 में कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत है क्योंकि
जो आपका मनाकी हवाई प्रशांत महासागर में सागर की जो सतह है उसके नीचे स्थित एक पर्वत होता है, ठीक है। क्या है, उसके नीचे एक स्थित पर्वत होता है। और तुम्हारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अटलांटिक बोला है, बल्कि अटलांटिक नहीं प्रशांत होगा, ठीक है। दूसरा है ऊंचाई की दृष्टि से ये माउंट एवरेस्ट से भी क्या है, ऊंचा है। तो ऊंचाई की दृष्टि से माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। जो क्योंकि देखो अभी जो मनाकी हवाई द्वीप है इसका निर्माण करने वाले 5 ज्वालामुखी जो हैं, इसमें से एक हवाई जो आपका एम्परर सीमा माउंट है श्रृंखला, उसका सबसे बड़ा और नवोदित जो आपका द्वीप है जिसका 10,205 मीटर ऊंचा है, ठीक है। सागर तल से नीचे, मतलब सागर तल से मैच करेंगे तब, ठीक है। उसके कारण कि माउंट एवरेस्ट से भी ये ऊंचा होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2। 78 शिखर दिया है और देश दिए हैं, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांकागुआ, माउंट फुजियामा, किस देश में आपको ये मैच करना है, कितने मैच कर रहे हैं यहाँ पर 78 में, ठीक है। तो मैच करते हैं। देखो पहला जो है, पहला आपका ये गलत हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो जो है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में नहीं है। दूसरा है माउंट एकांकागुआ, ठीक है। क्या है, माउंट एकांकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ना कि तंजानिया का। माउंट फुजियामा, माउंट फुजियामा ये आपका क्या है, 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाला जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ये क्या जून 2013 में से प्राकृतिक विरासत के स्थल के बजाय सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल भी किया गया था। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तीसरा ओनली 3 करेक्ट है, तो केवल एक युग में आएगा, केवल एक युग में करेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 79 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। दूसरा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा दांतेदार है जो इसे प्राकृतिक पत्तनों के लिए सहायक बनाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट में से सही है 79 में, ठीक है। तो 79 में पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। विश्व का तीसरा नहीं है, दूसरा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा दांतेदार जो इसे प्राकृतिक पत्तनों के लिए सहायक बनाती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट, कि सेकंड स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। और जो इस महासागर की औसत ऊंचाई लगभग कितनी 3646 मीटर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर सबसे गहरी खाई जो है वहाँ पर कौन सी है, प्यूर्टो, ठीक है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच है जो सबसे गहरी यहाँ पर खाई है इसकी, ठीक है, अटलांटिक महासागर की। ये आपको याद रखना है। ओनली 2 करेक्ट है, तो आपका केवल 2 बी। 80 नंबर क्वेश्चन 80 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चट्टानों के छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उल्कापिंड कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी पृथ्वी और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका, 80 में ये बताना है, 80 नंबर में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है जो आपका, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह आकार के किसी भी ग्रह से छोटे होते हैं, लेकिन वे क्या कंकड़ की भांति छोटे आकार के उल्कापिंड से बड़े हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका, सेकेंड स्टेटमेंट है, ये बोला है क्षुद्र ग्रह पट्टी पृथ्वी और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि क्या है, ये अधिकांश जो ज्ञात क्षुद्र ग्रह हैं मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी के भीतर परिक्रमा करते रहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 ए इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बीच में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका ये, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये उन उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत जो वार्षिक तापमान है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है वो भी एक स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और 22 डिग्री सेंटीमीटर से जो तापमान है वो अधिक होता है इनका, ठीक है। ये भी कठिन, मतलब टफ, सॉरी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या निकल रहा है इससे, पहला करेक्ट है, दूसरा भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। तीसरा है जो इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ बबूल, बेर, जंगली खजूर, ठीक है, खैर, नीम, खेजड़ी, ये सब क्या है, इसके जो प्रजातियां वो सब पाई जाती हैं यहाँ पर, ये बोल रहा है, ठीक है। तो 81 में हमारा जो थर्ड नंबर ये गलत है। इन वनों में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां कौन सी होती हैं, रोजवुड, ठीक है, रोजवुड हो गई, ठीक है, महागनी है, महोगनी हो गया, ठीक है, एनी, एबनी, ये सब कैसे पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। तो ये प्रजातियां इसमें नहीं पाई जाती हैं। तीसरा ओनली पहला और दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो 1 और 2 करेक्ट है, तो केवल 2 यहाँ से आंसर हो जाएंगे आपके बी, 81 का बी, ठीक है। 82 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अक्षांश समानांतर के विपरीत सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। दूसरा है दोपहर के समय कर्क रेखा और मकर रेखा से परे किसी भी अक्षांश पर कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो बोल रहा है
कर्क रेखा के मकर रेखा के बाद किसी अक्षांश के दोपहर पर जो सिर के ऊपर नहीं होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अक्षांश जो है समानांतर के विपरीत सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, ठीक है, और प्रमुख यमांतर 0 डिग्री से देशांतर होता है, तथा यहाँ पे क्या हम 180 डिग्री या पूर्व 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं 83 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय का मूल भाग ग्रेनाइट से बना होता है। पहला स्टेटमेंट बोला है महान हिमालय का जो मूल भाग है वो ग्रेनाइट से बना होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा क्रांतिक जो शैल है वाली चट्टान से कम ऊंचाई पहाड़ी पर चौड़ी घाटी से बना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, जो पहला सेकंड स्टेटमेंट बोला है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। और जो पहला बोला है हिमालय के इस भाग को क्रूड ग्रेनाइट से बना होता है, तो पहला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर देखते हैं, हिमालय पर्वत की ऊंचाई से भिन्नता पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में अधिक है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता यहाँ पर पाई जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, सभी 3। 84 का फर्स्ट है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से इन्हें प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। देखो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। जो पश्चिमी घाट हैं पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे होते हैं। तो कौन ऊंचा हुआ, पश्चिमी घाट ऊंचा हुआ, ठीक है, ऊंचे होते हैं। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई कितना है, पूर्वी घाट का जो 600 मीटर की जो आपकी औसत ऊंचाई है उसकी तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी होती है, 900 से 1600। पूर्वी घाट की कितनी, 600, और आपकी जो पश्चिमी घाट है उसकी 900 से 1600 मीटर तक यहाँ पे होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, सेकंड आपका यहाँ से सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ठीक है। क्या है, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है, ठीक है। क्या है, अनियमित, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को इनके काट दिया जाता है, इस वजह से क्या सेकंड का करेक्ट हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 84 नंबर, एक बार अच्छे से रीड करिएगा कि कौन सा घाट बड़ा है कौन सा ऊंचा है, वहाँ पर क्या क्या पाते हैं, ये आपको दोनों साइड से पता होना चाहिए, ठीक है। 85 नंबर देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहाँ, सॉरी 84 में सेकंड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सेकंड तो आपका करेक्ट था। 1 मिनट में फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। जो मैंने आपको 84 में पहला बताया कि ये आपका जो था आपका देखो 600 तो आपका था पूर्वी घाट का मीटर का ऊंचाई, और आपका 900 से 1600 आपका पश्चिमी घाट का था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट था, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, ठीक है। दूसरा गलत होगा, वो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया बताने में, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं होता है, ठीक है। क्या है, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं होता, यहाँ पर पश्चिमी घाट का विस्तार लिखा है, राइट। देखो जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ आप सुना कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट में हो सकता है साथ ये गलत बोल दूँ कि पहला दूसरा, फिर भी गलत नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा सा गलती हो जाता है तो थोड़ा देख लीजिएगा। पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, दूसरा यहाँ से गलत होगा, ठीक है। एक बार आप देखो कमेंट में रहता है तो आप बता भी दीजिए अगर कुछ मेरे से मिस्टेक हो जाता है तो मैं देख लूँगा वो, राइट। बाकी यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि 99% तक आंसर मैं सही बताऊँ उसका, ठीक है। तो आपका पहला सही होगा सिर्फ यहाँ। अगला देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। चिल्का झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, जो पहला बोला है, ठीक है। अगला है, गोदावरी नदी पर स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है 85 में। तो देखो 85 में जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है, पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा आपसे आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत क्यों, क्योंकि जो माजुली है, ठीक है, जो आपका माजुली है, माजुली का अर्थ होता है दो समानांतर नदियों के बीच की भूमि, ठीक है, ये पहले पता होना चाहिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और असम और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, असम और ब्रह्मपुत्र नदी पर, ना कि गोदावरी नदी पर। सेकंड गलत हो जाएगा, तो आपका पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 86 नंबर देखते हैं।
नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। दूसरा है नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े क्षेत्रों और महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ की तुलनात्मक रूप से कम क्षेत्र में शामिल करती हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा? 86 में ये पूछा है, ठीक है। तो 86 में पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसका उद्गम अमरकंटक के पहाड़ियों से होता है, पहला सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, दूसरा स्टेटमेंट है ये नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े क्षेत्रों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ की तुलनात्मक रूप से कम क्षेत्र में शामिल करते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि दक्कन के पठार की जो उत्तरी छोर है उस पर स्थित आपका बेसिन मध्य प्रदेश गुजरात के बड़े राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तुलना में कम क्षेत्र को शामिल करते हैं। तो आपका सेकंड बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो सी है 1 और 2, ठीक है। अगला देखते हैं 87। अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतुओं में अंतर एक दिन में प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश की अवधि को प्रभावित करता है। दूसरा है किसी स्थान की वनस्पति, तापमान, वायु की आर्द्रता, वर्षा और क्षेत्र की स्थलाकृति से निर्धारित होती हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही होगा, ठीक है। देखते हैं इसको। तो देखो 87 में आपका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट बोल रहा है कि जो अक्षांश से समुद्र तल से ऊंचाई से ऋतुओं के अंतर एक दिन में प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश की अवधि को प्रभावित करता है, पहला करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है क्योंकि किसी स्थान पर वनस्पति के तापमान, वायु की आर्द्रता, वर्षा और क्षेत्र की स्थलाकृति पर निर्धारित होती है, ठीक है। सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि क्षेत्र की जो स्थलाकृति है उसकी क्षेत्र की वनस्पति को भी यहाँ पर प्रभावित कर सकती है, ठीक है, करती भी है, राइट। हिमालय पर्वत की जो ढलान है उसमें प्रायद्वीपीय पहाड़ी हैं उन पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जो तापमान है उसमें कम वनस्पति के संवर्धन की यहाँ पर प्रभावित करती हैं, जिससे क्या है उसमें उष्णकटिबंधीय हैं उससे उपोष्ण या शीतोष्ण, ठीक है, अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देते हैं ये, राइट। तो ये बातें आपको याद रखनी दोनों। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। 88 कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, ठीक है। यह नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। पहला स्टेटमेंट आपका 88 का ये हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका होता है इसकी मुख्य सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती और कबानी है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्योंकि देखो दूसरा स्टेटमेंट जो बोला है ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, ये करेक्ट है सहायक नदियाँ, ठीक है। पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी जो श्रेणी है वहाँ से निकलती है, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, राइट, ये देखो कावेरी नदी जो है आपका दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी के रूप में मानते हैं इसको, राइट। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाटों में स्थित ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से होता है, राइट। तथा कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यों से होती हुई 475 मील या बोल सकते हैं 765 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सी 89 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण सागरीय धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी और पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है, पहला स्टेटमेंट है। एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को प्रभावित करता है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोला है, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है कि क्या क्या पॉइंट बोल रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो देखते हैं क्या हमारे यहाँ से इसका पूछ रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, कितने सही होंगे। तो 89 में देखो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या एकदम करेक्ट है क्योंकि एल नीनो भूमध्य जो रेखी है उस सागरीय धारा का विस्तार मात्र होता है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा लगेगा कि जो लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे तो अस्थायी में डाउट होगा उनको, ठीक है। तो क्या ये बात याद रखना है, अस्थायी होगा और करेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को प्रभावित करता है, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें मानसून विफल करने के लिए जो आपका ये है एल नीनो है ये प्रभावित करता है क्योंकि एल नीनो का प्रभाव विश्व स्तर पर दूरगामी हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, ठीक है, और अत्यधिक वर्षा या बाढ़ यहाँ पर इससे आने की संभावना रहती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो दोनों यहाँ से सी इसका आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं। इसमें बोला है भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कठोर और स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय अपनी भूवैज्ञानिक संरचना के तरुण, दुर्बल और लचीली है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका भाबर, ठीक है। भाबर एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां धाराएं और नदियां बिना किसी उचित सीमांकित जो चैनल है उसके पुनः, ठीक है, उसके लिए पुनः उद्गमित होती हैं और दलदली स्थिति यहाँ पर पैदा करती हैं। तो इसमें से बोला है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, राइट। और तीसरा स्टेटमेंट है ब्रह्मपुत्र का मैदान अपने नदी द्वीप
और जो बालू है वो रोधिकाओं के लिए जाना जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर ये देखते हैं। देखो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है कि जो हिमालय की पर्वतमाला भूवैज्ञानिक संरचना है उसके लिए दुर्बल और लचीली है, तो कथन है कि आपका पहला करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो भाबर कुछ क्षेत्र हैं, भाबर के दक्षिण में तराई, भाबर क्या दक्षिण के तराई क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, दक्षिण के तराई में स्थित है, जो इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 20 किलोमीटर होती है। भाबर क्षेत्र में लुप्त जो नदियां हैं इस प्रदेश में धरातल पर निकलती हैं, क्योंकि इनकी निश्चित सरिताएं नहीं होती हैं, ठीक है। क्या है? इनकी निश्चित सरिताएं यहाँ पर नहीं होती हैं, राइट। ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसे यहाँ पर तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो बोला है ये स्टेटमेंट इसका गलत है। तीसरा क्या है? ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान जो है वो नदी, द्वीप और बालू की रोधिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, तीसरा करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, पहला तीसरा। दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, तो दो स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट होंगे। तो 90 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 का बी, ठीक है। 90 का बी। 91 देखते हैं। भारत के द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, इसको विचार करना द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें द्वीप समूह में क्या है। पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट बोला बंगाल के अंडमान के द्वीप के 10 डिग्री जो आपका चैनल है, ये 10 डिग्री जो आपका समूह होता है उसमें होता है, ठीक है। भारत के द्वीप के बारे में बोल रहा है। तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो, क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी है उसके द्वीप समूह में लगभग कितना 572 द्वीप होते हैं, ठीक है, द्वीप होते हैं। ये पूरा द्वीप पूरा 10 डिग्री चैनल के जो दो भागों में बटा होता है, उत्तर अंडमान और आपका दक्षिण अंडमान में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है वो भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। तो क्या देखो जो बैरन द्वीप है क्या आपका जो द्वीप समूह उसमें स्थित है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बैरन द्वीप का भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, राइट। सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा है निकोबार पर स्थित माउंट आपका थ्रिलर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जबकि थ्रिलर है वो अंडमान ग्रेट जो निकोबार से सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। ये क्या है? ये चौथी है, चौथी सबसे ऊंची है। पहली कौन सी होगी? सैंडल चोटी जो आपकी 738 मीटर है। दूसरी होगी माउंट डेयोबोली आपकी 515 मीटर। तीसरी होगी माउंट कोयोप आपकी 460 मीटर। और जो चौथी होगी 642 आपकी जो माउंट थ्रिलर, ये आपकी सबसे ऊंची नहीं होगी, चौथी सबसे ऊंची होगी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट यहाँ से चौथा बोल रहा है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल निक्षेप में निर्मित होते हैं, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल होते हैं। ये पूरा जो द्वीप है समूह प्रवाल क्षेत्र में निक्षेप बन जाता है। तो चौथा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। पांचवा यहाँ से गलत हो जाएगा। यहाँ बोला लगभग 36 द्वीप हैं, गलत है यहाँ पर। ये कितना है? 36 द्वीप है, लेकिन इनमें 11 पर मानव अधिवास हैं इसमें, ठीक है। 36 द्वीप पर जब मूल जातियाँ, इसमें बोला जिन पर मूल जाति निवास करती है। देखो 36 हैं लेकिन सभी पर मूल जनजाति निवास नहीं करती हैं, इनमें सिर्फ 36 में 11 पर मूल जनजाति निवास करती हैं। तो आपका पाँचवा और तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा और आपका चौथा। पहला दूसरा चौथा आपका सही होगा, बाकी आप जो मैच करने को रहेगा वहाँ पे देखने को, तो आप वहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही रहेगा, ठीक है। मैंने आपको स्टेटमेंट सब बता दिया। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला दूसरा चौथा यहाँ से बी आएगा आंसर, ठीक है, ये मैंने बताया था। 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी उद्गम स्थल सिंधु नदी, सतलज, अलकनंदा, चंबल, ठीक है। तो मैच करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें 92 में पहला इसमें सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी जो आपका है ये पहला करेक्ट है। बोखरचू हिमनट ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र विश्व का सबसे बड़े नदी जो द्रोणी है उनमें से एक होता है, ठीक है। ये कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट यहाँ पर हिमनद में होता है, तो आपका ये करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है? सतलज, ठीक है। सतलज आपका क्या दिखा रहा है? राक्षस ताल, ठीक है। सतलज आपका दिखा रहा है राक्षस ताल। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही सम्मिलित है, ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या? अलकनंदा। तीसरा अलकनंदा जो है ये आपका जो सतोपथ हिमनद है, ठीक है। ये क्या है? ये जो आपका नदी है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद, ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, ठीक है। तो जो अलकनंदा है ये भी आपका सतोपथ हिमनद, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला चौथा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, चौथा स्टेटमेंट आपका चंबल जो है अरावली की पहाड़ियाँ, ये आपका गलत हो जाएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकट से निकलती है। कहाँ से? मालवा पठार के निकट से निकलती है, ना कि अरावली से। तो मालवा का पठार ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी तीनों आपका करेक्ट है। तो एक गलत है, तो सही पूछा है कितने? तो 3 योग में सही होंगे, सी। 93 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई, देशांतर, हिमालय पर्वत, समुद्र से दूरी और स्थानीय उच्चावच रेखा विशेषताएं, ठीक है। तो इन्हें पूछा है कौन सा कारक भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, जो कौन सा में से कारक है भारत की जलवायु पर प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो 93 में देखते हैं। देखो यहाँ पर जो चौथा स्टेटमेंट आपका है, चौथा स्टेटमेंट बोला है हिमालय पर्वत, ये तो करेक्ट है, ठीक है। उसका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका जो तीसरा स्टेटमेंट बोला है क्या? देशांतर, ठीक है।
देशांतर जो है यहाँ पे स्टेटमेंट, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देशांतर जलवायु पर देशांतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो भारत की जलवायु उसमें देशांतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत होगा, तीसरा इसमें और इसमें तो तीसरा, इसमें पहला नहीं है तो ये पहला गलत, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी यहाँ से आएगा, पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा, तीसरा यहाँ पर नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 94 देखते हैं। रोजवुड और महोगनी और एबनी, ठीक है, वृक्षों की प्रजातियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाई जाती है। जो रोजवुड, महोगनी और एबनी वृक्ष हैं उसकी प्रजातियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो 94 है, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो पश्चिमी घाट है उसकी पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, पश्चिमी ढाल के पश्चिमी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उस पहाड़ी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, ठीक है। ये उन उष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा कितनी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान कितना होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और घनाकार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय सघन और घनाकार होते हैं जहां भूमि के नज़दीक झाड़ियां और बेलें होती हैं, ठीक है। इनके ऊपरी जो छोटे कद होते हैं, छोटे कद वाले वृक्ष होते हैं, जिससे ऊपर के वृक्ष क्या होते हैं लंबे होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि इन वृक्षों में जो वृक्षों की लंबाई है 60 मीटर या उससे अधिक की हो सकती है, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि 60 मीटर से अधिक, 60 मीटर तक ही होती है, 60 मीटर तक अधिक हो सकती है, ये बोला है, ठीक है, अप टू 60 मीटर, राइट। तो हमारा क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94। 95 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कर्तव्य पर विचार करना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 79 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान करता है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा है कृष्णकांत दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर हो गई थी, तो ये पूछा है। तो इन्हें से पूछा कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। 95 में देखते हैं। देखो संविधान का अनुच्छेद जो आपका 64 है, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। यह पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, संविधान का अनुच्छेद 79, ठीक है, अनुच्छेद 79 राज्यसभा के सभापति उपसभापति का प्रावधान करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है वो गलत हो जाएगा, आर्टिकल 79 नहीं होगा, आर्टिकल 89 होगा, राइट। जो 89 है ये बोल रहा है, इसके बारे में ये बताता है। जो आपका तीसरा नंबर है स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट जो आपका है थर्ड नंबर, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, ठीक है। कृष्णकांत दूसरे नहीं थे, पहले थे, ठीक है। ये भी आपको देखो, तो दो आपके गलत हैं, ओनली वन करेक्ट है, ए। 96 नंबर, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है संविधान का भाग 9B, ठीक है, भाग 9B सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उनमें एक जो लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली है उससे संबंधित प्रावधान भी शामिल करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी होगा, सही बात बोल रहा है, ठीक है। दूसरा जो बोला है सहकारी समितियों के उन्नयन का प्रावधान राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में किया गया है, ठीक है, ये बोल रहा है सेकंड में। तो सेकंड बात आपका है वो भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो सहकारी समिति है उनका जो प्रावधान है आर्टिकल 43B, ठीक है, कौन सा आर्टिकल 43B, उसमें ये वर्णित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तीसरा है एक से अधिक राज्यों की सहकारी समिति बहु राज्य सहकारी समिति के अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो बहु राज्य सरकारी समितियां हैं जिसको MSCS बोलते हैं, अधिनियम 2002, ठीक है, इसके तहत ये एक से अधिक राज्यों में सहकारी समितियां पंजीकृत की गई। तो तीनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट हैं, तो आपका सभी तीन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही पूछा है और सी। देखो आपको दो चीज़ें आपको याद रखना है। पहले तो स्टेटमेंट में क्या पॉइंट से पूछ रहा है, मिस्टेक पूछ रहा है, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। क्वेश्चन करते समय यहीं पे लिख लेना है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, तो वो आपको लिख लेना है। उसके बाद सेकंड बात आपको याद रखना है कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सही पूछा है गलत पूछ रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते समय आपको यहाँ से देखना है क्वेश्चन में ये पूछा, उसके बाद सीधे से आपको यहाँ नजर डालने की क्या पूछ रहा है, आपको सही गलत पहले से नहीं करने लगना है। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पर देखना है कि क्या सही क्या गलत क्या पूछ रहा है, वो याद रखना है। और उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन सही है उसको सही से एलिमिनेट करना, वो भी आपको पता होना चाहिए, वरना जल्दी में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा 96 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, और 96 का सी मैंने बता चुका हूँ सभी तीन। 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वित्त विधेयक सरकार के व्यय के वित्त पोषण पर प्रावधान मिलता है, जबकि एक विनियोग विधेयक धन विधेयक निकासी की मात्रा और उद्देश्य पर निर्दिष्ट करता है। पहला स्टेटमेंट है, और पहला स्टेटमेंट जो 97 है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही इसलिए क्योंकि वित्त विधेयक में सरकार के व्यय वित्त पोषण का प्रावधान मिलता है, जबकि क्या है एक विनियोग विधेयक धन निकालने की मात्रा को यहाँ पर निर्दिष्ट करता है, उद्देश्य करता है, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा है विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि
जिसके लिए क्या है, राज्यसभा के स्पष्ट है उसके लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि जो विनियोग और वित्त विधेयक हैं ये दोनों धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिससे आपके क्या है, राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। राज्यसभा केवल उन पर चर्चा कर सकती है जिन विधेयकों को वापस कर देती है, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। देखो, इस वर्गीकरण का तात्पर्य है कि हमारे जो धन विधेयक है केवल वित्त विधेयक पर एक प्रकार का काम कर सकते हैं, ठीक है। अतः सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, किंतु लेकिन सभी जो वित्त विधेयक हैं वह धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये बात आपको याद रखनी है। तीनों बातें करेक्ट हैं, पहला भी, दूसरी भी और तीसरी, तो तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। तो अब देखो, ये पॉइंट जो आपके पॉइंट तीनों करेक्ट आते जा रहे हैं, तीनों पॉइंट आपके जैसे 2 पॉइंट आपके सही हैं, तीसरा गलत है, जो मैं तीसरा सही बता देता हूँ कि ये सही हुआ है, तो उस चीज़ को, टॉपिक को लेके आप तीनों बातें लिख डालिए A4 पेपर में, ठीक है। कि क्या बात इसमें बताई जा रही है, जो आपको नहीं आती है, जो आती है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आती, जैसे वित्त विधेयक के बारे में आपको इसमें से कुछ नहीं आता था तो लिखिए वित्त विधेयक, ठीक है। 3 बातें मैंने आपको बताई, 1, 2 और 3, ठीक है। चौथी बातें मैंने जैसे कुछ आर्टिकल की बात डिस्कस कर दी यहाँ पर, राइट, जैसे कुछ संविधान की बात कर दी कि कौन संविधान संशोधन है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो आपके माइंड फ्रेम में ज़्यादा टाइम तक ये बना रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय कौशल को काम कार्यक्रम जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नया नाम दिया गया है, ठीक है। 98 का पहला स्टेटमेंट आपका ये है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश भर के अल्पसंख्यक शिल्पकार हैं समुदाय के कौशल की उद्यमिता नेतृत्व के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है 98 में, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन के रूप में यहाँ पर नया नाम दिया गया है, पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है। क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ना कि केंद्र की प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, हमारी धरोहर और भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए तैयार की गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से, जो तीसरा बोल रहा है यहाँ से, जो विरासत तैयार की गई, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि हमारी धरोहर ये योजना भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का उद्देश्य रखती है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से आंसर हो जाएंगे इसके। 99 नंबर, सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI को प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान द्वारा संकल्पित किया गया है। पहला स्टेटमेंट 99 का ये है और करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो आपका सामाजिक प्रगति सूचकांक है ये प्रतिस्पर्धा और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान के द्वारा क्या है, यहाँ पर संकलित किया गया था। भारत के राज्य और जिले जो हैं इनके सामाजिक प्रगति सूचकांक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा यहाँ पर जारी किए जाएंगे, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा है, भारत के राज्य और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM द्वारा जारी किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर जारी किया जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, C इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ पे, टेस्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हर वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है 100 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, क्योंकि संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि 26 जनवरी को। ये गलत हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो हुआ था, तो यहाँ से 26 नवंबर को मनाएंगे, पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। वर्ष 1934 में MN राय ने पहली बार संविधान सभा का क्या विचार रखा था, तो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि 1934 में MN राय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। और वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना था, उसके तहत संविधान सभा का गठन के लिए चुनाव भी हुए थे, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 करेक्ट हैं, केवल 2 यहाँ पे आ जाएंगे, केवल 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, B यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो, टेस्ट नंबर 3 था आपका, 3 का पार्ट 1 आपका ऑलरेडी हो चुका, पार्ट 2 मैं अभी करा चुका हूँ। तो 100 क्वेश्चन टेस्ट 3 के हो गए। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे पे टेस्ट नंबर 4, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 उससे पहले स्टार्ट करेंगे आपका जो विजन का टेस्ट पड़ा हुआ है, अभी विजन का टेस्ट बाकी है, विजन का टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, उसको भी लेवल पे लाएंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे दृष्टि का, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। कुछ PDFs भी रहते हैं इंपॉर्टेंट, मैं वहाँ पे PDFs भी आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।